घड़ी में सुबह के 8:15 बजे हैं। आसमान में बोइंग 29 प्लेन नजर आ रहा है। कुछ सैनिक दूरबीन से उस जहाज को देख रहे हैं। तकरीबन 30,000 फीट की ऊंचाई पर कर्नल पॉल डब्ल्यू टिबेट्स ये प्लेन उड़ा रहे हैं। वो एक बटन दबाते हैं और एक पल में सब बदल जाता है। नीचे गिरता है 15,000 टन टीएनटी का परमाणु बम और महज 10 सेकंड के अंदर तबाही मच जाती है। आग का गुबार उठता है, मशरूम जैसी शक्ल का। 10 मिनट भी नहीं लगते और ये आसमान में 50,000 फीट तक जा पहुंचता है और ज़मीन हो या आसमान, कई मील तक किसी को पलक झपकने का मौका भी नहीं मिलता। जो भी इस बम की जद में आता है मानो गायब हो जाता है। इमारतें ऐसे उड़ जाती हैं जैसे कागज की बनी हो। इंसान की खाल धुआं हो जाती है। अगर कोई जान बच भी गई तो उसकी आगे की जिंदगी त्रासदी बनकर रह जाती है। साल 1945 में 6 अगस्त की तारीख दर्द के एक भयानक ज्वार से होकर गुजरी थी। इस रोज जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया। इस कहानी को आज इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि 80 साल बाद एक बार फिर ऐसे ही हादसे का डर लौट आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO खुद इसके लिए तैयार होने लगा है। वजह है मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से इजराइल और अमेरिका इस कदर बौखलाए थे कि तेहरान पर हमला ही कर दिया। खुलकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। 20 दिन बाद भी युद्ध का ताप कम नहीं हुआ है। शायद इसी वजह से WHO की फिक्र लाजमी है। WHO के ऑफिसर डॉक्टर हैनन बाल्की ने डर जताया है। उनका मानना है कि मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध परमाणु हादसे की शक्ल ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो इस इलाके में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दशकों तक इसका असर रहेगा। डॉक्टर बाल्की विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्वी मेडिटेरेनियन क्षेत्र की रीजनल डायरेक्टर हैं। पॉलिटिको से बातचीत में डॉक्टर बाल्की कहती हैं, ईरान के खिलाफ इजराइल अमेरिका के हमलों में अगर न्यूक्लियर ठिकानों पर निशाना लग जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र का स्टाफ इस पर नजर रख रहा है। हालांकि अफसर का ये भी कहना है कि चाहे इसके लिए कितनी ही तैयारी कर ली जाए, परमाणु धमाके से होने वाले नुकसान को कोई टाल नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो उस रीजन में ही नहीं दुनिया भर में इसका असर कई दशकों तक चल सकता है। डॉक्टर बाल्की ये भी कहती हैं कि WHO फिलहाल मना रहा है कि ऐसी नौबत ना ही आए। फिर भी WHO अपने स्टाफ को परमाणु हादसा होने की स्थिति में क्या करना है इसकी ट्रेनिंग देने लगा है। अब सवाल यह है कि परमाणु धमाका होने पर असल में होता क्या है। जापान के हिरोशिमा में जो बम गिरा था वो यूरेनियम बम था। 3 दिन बाद नागासाकी पर अमेरिका ने दूसरा बम गिराया। ये प्लूटोनियम बम था। यानी इस बम के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। रेडियो एक्टिव को ऐसे समझिए कि इसके अंदर से घातक एनर्जी निकलती है। ये बम फटते ही रेडिएशन करीब 1 मील दूर तक जाता है। 10 सेकंड के अंदर एक आग का गुबार उठता है और विशाल आकार ले लेता है। इसके घेरे में आने वाली मिट्टी, पानी सब उड़ जाता है और आसमान की ओर जाता है। ये वही मशरूम क्लाउड बनाता है जो आपने वीडियो की शुरुआत में तस्वीरों में देखा। इससे इतनी तेज रोशनी निकलती है कि आग का ये गोला 50 मील दूर तक देखा जा सकता है और गर्मी इतनी कि सूरज की कोर से भी ज्यादा, यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस पार। इसे ऐसे समझिए, जो अपने गैस वाले चूल्हे होते हैं उनकी फ्लेम का मैक्सिमम टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उसको छोड़िए, खौलते हुए पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है और वो किसी के ऊपर गिर जाए तो क्या हाल होता है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस में तो कुछ बचेगा ही नहीं। घंटे भर के अंदर इस धमाके की एनर्जी दूर तक फैलती चली जाती है। जो लोग धमाके के पास होते हैं वो इतनी जल्दी वेपराइज हो जाते हैं कि शरीर को दर्द महसूस करने का मौका भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि इमारतें भी ताश के पत्तों की तरह निस्तनाबूद हो जाती हैं। ये धमाका इतना भीषण होता है कि जो लोग जमीन के नीचे शेल्टर्स में होते हैं उनके बचने की भी उम्मीद ना के बराबर होती है। धमाके की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड खून में घुलने लगती है। ये छिपे हुए लोगों को जहर बनकर मार देती है। पर खतरा सिर्फ ब्लास्ट से नहीं होता। बम के अंदर जिस रेडियो एक्टिव मटेरियल के बारे में हमने बताया वो ऊपर गए मिट्टी, धूल के गुबार से मिलकर ठंडा हो जाता है। ये सब वापस जमीन पर गिरता है तो जानलेवा बन चुका होता है।
इसको फॉलआउट कहते हैं। ये फॉलआउट वाले पार्टिकल्स हवा के साथ दूर तक जाते हैं। जहां भी ये रेडिएशन को लेकर जाते हैं वहां तक इसका असर दिखता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, जान भले बच जाए, लेकिन आंखें, कान, फेफड़े, धीरे धीरे शरीर का हर हिस्सा इसके सामने घुटने टेक देता है। उधर ब्लास्ट से निकलने वाला धुआं और डार्क पार्टिकल्स अभी भी हवा में रह जाते हैं। ये आसमान तक पहुंचकर सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे हालात लंबे वक्त तक रह जाएं तो इसको न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है। इसकी वजह से फसलें खराब हो जाती हैं और सूखा पड़ने का खतरा भी पैदा हो जाता है। दूसरे हथियारों के मुकाबले परमाणु बम इसलिए भी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसका असर दशकों तक बना रहता है। इस बम का बेसिक प्रिंसिपल होता है आयनाइजिंग रेडिएशन। इसे ऐसे समझ लीजिए कि एक जहर जो धीरे धीरे रिसता है। यहाँ तक कि अगर कोई बाहर से आकर धमाके वाले इलाके में मदद की कोशिश भी करे तो रेडिएशन उसकी जान ले सकता है। वक्त के साथ कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, डीएनए तक पर असर पड़ता है। इस वजह से आने वाली पीढ़ियां भी कोई ना कोई बीमारी लेकर ही पैदा होती हैं। धमाका तो आगे की बात है। कई रिसर्च स्टडीज में ये दावा किया गया है कि परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की वजह से भी लोगों में कैंसर का खतरा बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1945 से 1980 के बीच जो एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट किए गए, उनकी वजह से कैंसर के इतने मामले हो जाएंगे कि दुनिया भर में करीब 25 लाख लोगों की मौत इससे हो जाएगी। सवाल ये भी है कि अगर जंग के दौरान न्यूक्लियर ठिकाने पर स्ट्राइक हो गई तो क्या होगा? क्या तब भी ऐसा ही असर होगा जैसे बम के केस में होता है? स्ट्राइक होने पर न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह तो हो सकती है, लेकिन ब्लास्ट जैसा हाल नहीं होगा। हाँ, रेडिएशन लीक की वजह से भारी नुकसान तो होगा, खासकर प्लांट के आसपास के इलाकों में रहने वालों का। मौसम का भी असर पड़ेगा। बम कौन सा है इस पर भी डिपेंड करता है कि असर कैसा होगा। हिरोशिमा के ऊपर जो यूरेनियम बम गिरा था उसमें धमाका 15,000 टन टीएनटी के बराबर हुआ था। इसने 1945 के आखिर तक 1.5 लाख जिंदगियां ले ली थीं। 3 दिन बाद नागासाकी में जो बम गिरा वो प्लूटोनियम का था। इसमें साल के आखिर तक करीब 75,000 लोगों की मौत हो गई। उम्मीद तो यही की जा सकती है कि युद्ध में उलझे देश इतिहास का नक्शा अपने सामने रखे रहें, इसको दोहराने की नौबत ना आए। बाकी मौजूदा हालात से जुड़ी और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ललन टॉप के साथ। मैं हूं शताक्षी अस्थाना। शुक्रिया।